नमस्कार। सेक्युलर लोकशाही आंदोलन मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की आज की गुरुवार की मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, पर हम बहुत लेट है क्योंकि आप जानते हैं गुजरात पे पूरा बारिश का जो कहर चल रहा है, उसमें अहमदाबाद भी उससे बचा हुआ नहीं है। फिर से आज बारिश शुरू हुआ ताकि हमारे जो स्पीकर है वो बहुत मुश्किल से आए यहाँ पे, तो इसलिए लेट शुरू कर रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। आज का विषय है निर्भया को लेके। उससे पहले मैं गुजरात की जो फ्लड की सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ कि गुजरात में बारिश तो ज़्यादा ही हुआ, पर ये बारिश होने वाला था उसका जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी बता दिया था। तो जो बिफोर जो का हमने लास्ट ईयर जो एक्सपीरियंस किया था कि एडवांस प्लानिंग से डिजास्टर को हम उसकी जो इफ़ेक्ट है वो कम कर सकते हैं, पर ये दफ़ा ऐसा लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ये डिजास्टर के लिए तैयार ही नहीं थी, कोई मैनेजमेंट करके था ही नहीं। अहमदाबाद में भी ये मेरे हिसाब से ये टोटली मैन मेड डिजास्टर है। 7 इंच बारिश 10 इंच बारिश में अगर शहर में वाटर लॉगिंग हो जाए, सब अंडरपास बंद करना पड़े, लोगों के घरों में पानी चला जाए। अभी हमारे मीडिया ने एक नया शब्द कॉइनेज किया है, गटरियापुर, मतलब गटर में से पानी आ रहा है। जो पानी है रास्ते पे वो तो है ही, गटर से बैक वाटर जो आ रहा है बैक, उसके कारण जो फ्लड की सिचुएशन हुई है अहमदाबाद में वो बहुत ही पेनफुल है। और काफ़ी एरिया में, काफ़ी घरों में अभी तक पानी है। हमारा पूर्व अहमदाबाद ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी, वहाँ जो तकलीफ़ें होती है, वहाँ ज़्यादा गरीब और वर्किंग क्लास के लोग रहते हैं, तो उनकी तकलीफ़ें ना मीडिया में ज़्यादा दिखाई देती है, ना उनकी बात सुनी जाती है। और आज अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कल जो मीटिंग था वो मीटिंग किया ही नहीं, क्योंकि उनका जो क्रिटिसिज्म होने वाला था वो तैयार नहीं था रूलिंग पार्टी वो क्रिटिसिज्म सुनने के लिए। तो कोई रिलीफ का भी नहीं ठीक से हुआ, कोई प्लानिंग भी ठीक से नहीं हुआ। और बड़ौदा में तो पूरा विश्वामित्री का जो फ्लड है वो तो इतना निग्लेक्ट किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बार बार बताया है विश्वामित्री रिवर के बारे में, और सबको पता भी है, बड़ौदा के सिटीजन्स भी जानते हैं कि इसका क्या उपाय है और कौन इसके लिए जिम्मेवार है। इतना एनक्रोचमेंट है अहमदाबाद से लेके हर कोई सिटी में गुजरात का, क्योंकि गुजरात का जो गुजरात मॉडल है वो बिल्डर्स लॉबी तय करती है। रास्ता कहाँ बनेगा, टीपी कैसी होगी, कहाँ रास्ता निकलेगा नहीं निकलेगा, कहाँ रास्ते को टर्न करके ये किया जाएगा, वो सब बिल्डर्स लॉबी तय करती है। और हर नदी के किनारे पे, वो तापी हो या नर्मदा हो या साबरमती हो या विश्वामित्री हो, ये पूरा मैनमेड डिजास्टर जैसा सिचुएशन है। और लोगों की तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा है बड़ौदा में कि लोगों के पास ना पीने का पानी है, ना खाने के लिए कुछ है, ना दूध है। इतने बूढ़े लोग, इतने बच्चे, इतने पेशेंट, इतने सारे लोगों को जो दिक्कतें आई, लगता है कि हम 21वीं सदी में ज़िंदा है कि 15वीं सदी में ज़िंदा है। इतनी बातें करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की और ये सब, इतना गुस्सा आता है, कभी कभी लगता है कि क्या कर ले हम। हमारे नियर एंड डियर वंस जो पानी में थे बड़ौदा और पूरे काफ़ी जगह पे, इतना बुरा लग रहा था कि कोई हेल्प नहीं कर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं मजाक में अभी बोलती हूँ कि हमें चाहिए एक बोट या एक ट्रैक्टर और एक वरना एक एयरक्राफ्ट, ताकि हम इस जो सब लोगों के हाल है बेहाली में उनको कुछ हेल्प कर पाए। और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसका डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो, वो लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी लोगों को सहायता नहीं हुई। वो बड़े दुख की बात है और बड़े शर्म की बात है कि हम 21वीं सदी में लोगों की लाइफ को 28 लोगों ने अपना जीवन गंवाया। ऐसा बारिश में ऐसा होता है। अकाल हो तब भी लोग अपना लाइफ को ये करेंगे, गंवाएंगे, थोड़ा बारिश ज़्यादा होने से भी गंवाएंगे। और तीसरा जो खतरा अभी है कि शायद साइक्लोन आ सकता है, और वो बिपोरजे और ताउते से भी ज़्यादा भयंकर हो सकता है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर ऐसी स्थिति हुई तो सौराष्ट्र कच्छ के हाल तो बहुत बेहाल होने वाले। हम स्टेट गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि अगर ये है IMD का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शन, तो तुरंत इसके लिए प्लानिंग करें और तुरंत NDRF और SDRF को डिप्लॉय करें, ताकि लोगों को जान ना गंवाना पड़े।
और ये निर्भया की बात हम जानते हैं 2012 में दिल्ली में हुआ, महिला मुख्यमंत्री थे, वहाँ भी लोगों ने बड़ा आंदोलन किया। और अभी कलकत्ता में हुआ तो निर्भया के बाद कलकत्ता में से जो आवाज़ उठी पूरे देश में महिलाओं के सम्मान को लेके, बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। और उसके बीच इतने साल के बीच क्या क्या हुआ, कितने सारे इंसिडेंट हुए जो अभी तक उनको न्याय नहीं मिला, वो हाथरस का हो, कथुआ का हो, या फिर अंकिता भंडारी का हो। और बुरी बात तो ये है कि हम लोग भी जाने अनजाने में जो महिला या बच्ची उसका शिकार होते हैं उनका नाम बोल देते हैं, जो आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना मना है कानून के हिसाब से। बहुत लोगों ने अपनी भावनाओं में आके उन डॉक्टर का भी डिस्क्लोज किया आइडेंटिटी, तो ये नहीं होना था। ये गलती काफ़ी लोगों ने, हमारे जैसे एक्टिविस्ट लोगों ने भी ये गलती शायद हुई है, गलती ये नहीं होनी चाहिए। हमें फ्यूचर में ये सब का ख्याल रखना है। और ये कुछ बदला नहीं है, जो बात आई कि कुछ बदल नहीं रहा है। निर्भया में हमने कानून बदला, पर ये भारतीय न्याय संहिता में हम क्या नया कोई प्रोविज़न कर पाए? नाम नया दे दिया इंडियन पिनल कोड को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, पर उसमें कोई प्रावधान किए? बात आती है फांसी की, जैसे फांसी करने से सब कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। जो नज़रिया नहीं बदलेगा महिलाओं की ओर तो कैसे कुछ बदलेगा? और नज़रिया तो हमारे वड़ा प्रधान से लेके, हमारे मिनिस्टर से लेके, हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के से लेके सब लोगों का जो महिलाओं की ओर नज़रिया है वो कहाँ बदलता है। मुझे अभी याद आया कि 2014 में निर्भया का पूरा गांव ताज़ा था हमारे पे, तब जेटली साहब ने बोला कि निर्भया का इतना नेगेटिव पब्लिसिटी हुआ दुनिया में कि हमारा टूरिज़्म इंडस्ट्री को सफ़र करना पड़ा। तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था यहाँ पे कि ये रिज़ाइन जेटली साहब, आपको डॉलर की ये है कि निर्भया के साथ जो हुआ उसकी चिंता है? तो ये जो नज़रिया है, जो एटीट्यूड है, अप्रोच ऑफ द स्टेट है, वो बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत चिंता की बात है। और जर्नाबेन पूरी बात बताएंगे। आज के हमारे स्पीकर आवाज़ जो है अहमदाबाद वीमेंस एक्शन ग्रुप, उनके सेक्रेटरी है, वो खुद बड़े GIDR करके जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिसर्च में काम करते हैं। वो इकोनॉमिक्स में PhD है। बहुत परिचय है पर लंबा परिचय मैं नहीं करूँगी। हमारे साथी है लड़ाई में, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए गर्व करने की बात वो है, इसलिए वो परिचय काफ़ी है। डॉक्टर जर्नाबेन को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आज की बात बताने के लिए। डॉक्टर जर्नाबेन पाठक। नमस्कार सभी को और थैंक यू मीनाक्षी बहन बात शुरू करने के लिए। और आपने जो बात शुरू की है उसमें मैं ऐड करना चाहूँगी। कलकत्ता का RG कर हॉस्पिटल का रेप केस के बारे में हम सब जानते हैं, तो उसके डिटेल में ना जाके थोड़ा ये सवाल पे ज़्यादा एम्फसिस मेरा रहेगा और ये जानने की कोशिश है कि 12 साल में क्या बदला, क्यों नहीं बदलता ये सब, और क्या करना चाहिए एज अ सोसाइटी हम सबको। RG कार का ही हम हॉस्पिटल का देखें तो लोग प्रोटेस्ट पे आए और अभी भी रास्ते पे हैं। यहाँ तक कि पुलिस पे पत्थर मारी चल रहा है। यहाँ पे CM अपना प्रोटेस्ट निकाल रही हैं। दोनों तरफ से सिचुएशन बहुत गर्म है। बात यह है कि ऐसा कैसे कि एक इंसिडेंट होता है और लोग रास्ते पे निकलते हैं और बहुत सारी जगह पे हम किसी को रास्ते पे निकलते नहीं देखते हैं, ना किसी का प्रोटेस्ट होता है। हमारे अपने देश का ही बात करें तो एवरी डे 89 गर्ल्स आर रेप्ड। तो अगर 89 लड़कियों का माने 90 लड़कियों का रेप होता है एवरी डे, कहाँ है लोग रास्ते पे, है ना। हम सब इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। हाँ, अच्छी बात है कि लोग रास्ते पे निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट भी बहुत हद तक पॉलिटिकल
पॉलिटिक्स से ड्रिवन है, यानी जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन है अगर अपना बदला या अपना उल्लू सीधा करना है तो प्रोटेस्ट का एक माध्यम ये पर्टिकुलर केस में हमें दिख रहा है। और ऐसे ही हमें एक और में दिखा था जहाँ पे उल्टा रैली हुआ था, है ना, जो एब्यूज़र थे। हमने उन्नाव देखा, हमने कठुआ देखा, और एब्यूज़र के फेवर में रेप होता है, प्रोटेस्ट होते हैं। और हमने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को देखा कि गार्लैंड किया हुआ, तो हमने वो भी देखा है। तो बात ये है कि ऐसे पॉलिटिकली चार्ज्ड एनवायरनमेंट में कौन प्रोटेस्ट करता है? तो प्रोटेस्ट वो लोग करते हैं जो जिसको स्टेट करने देती है। हम अगर मीनाक्षी बहन को मैं बात करूँ कि नलिया के केस में कितने लोग प्रोटेस्ट करने आए, कमीशन तक कितने लोग पहुँचे, तो गिने चुने लोग, तो कहाँ थे ये सब? ये सवाल हमारे दिमाग में है। लेकिन क्या प्रोटेस्ट करना ज़रूरी नहीं है? प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो सिचुएशन हुआ, ये रेप का जो आउटरीच हुआ, और अगर 89-90 लड़कियों का रेप होता है और मीडिया तो बहुत कम लोगों का लड़कियों का रेप के बारे में बात करती है। ज़्यादातर दलित स्त्रियां, रूरल एरियाज़ में जो रेप होते हैं, वो स्त्रियों का जो रेप है वो इनविजिबलाइज्ड है, उसके बारे में न हम बात करते हैं न हम पढ़ते हैं। तो ये हमने और ये वही समाज है जहाँ पे प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग, जो सिटिंग एमएलए, वो 3000 से ज़्यादा रेप केस में माने उसके आसपास के रेप केसेस में एब्यूज़र हैं। और हमने ये भी देखा कि राम रहीम को लास्ट 4 साल में 10 से ज़्यादा बार पेरोल पे छोड़ा गया है। इतना तो शायद हम कभी छुट्टियां भी नहीं लेते हैं, है ना। तो ये है हमारा सिस्टम, और इस सिस्टम से लड़ने के लिए जब तक हम पॉलिटिशियंस को सही सवाल पूछ के पोजीशन पे नहीं लाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ बदलेगा। हम पॉलिटिशियंस को अगर सवाल ये पूछे कि भाई हेल्थ का क्या हो रहा है, एजुकेशन का क्या हो रहा है, वायलेंस अगेंस्ट विमेन का क्या हो रहा है, तो शायद 51% ऑफ द पॉलिटिशियंस हु आर एब्यूज्ड, माने जो वन और द अदर क्राइम अगेंस्ट विमेन में जिनका नाम है, हम ऐसे पॉलिटिशियंस को ऊपर इलेक्ट करके लाए ना, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए ना। तो अगर वो सुधरेगा तब उनसे जो आंसरेबल है वो पुलिस सिस्टम सुधरेगा, और अगर पुलिस सुधरेगी तो हम पुलिस के पास रिलेटिवली फ्रेंडलियर एनवायरनमेंट में जाके रिपोर्ट कर पाएंगे। तो ये ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो चार सवाल मेरे दिमाग में है कि क्या निर्भया के बाद सिचुएशन बदली तो कैसे बदली, लॉ का क्या है, माने लॉज चेंज हुए ओवर द पीरियड, और क्या सॉल्यूशन है इसका, नहीं चेंज हो रहा है तो क्यों, और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो अगर हम बात करें कि 12 साल में क्या बदला है, तो निर्भया का जो गैंगरेप था उसके बाद ऐसे ही लोग प्रोटेस्ट पे निकले थे, इतना ही चार्ज्ड एनवायरनमेंट था, हम सबको लगा था कि हमारी सबकी बात हो रही है ना, और हम सब उस एपिसोड में हम शामिल थे। और उसके बाद क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, और उसमें बहुत सारे चेंजेस ये लाए जाते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का, एक तो रेप का डेफिनेशन चेंज होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को ब्रॉडन किया जाता है, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, वो सबको अंदर शामिल किया जाता है, और पेनल्टी के प्रोविजंस भी बढ़ाए जाते हैं। किसी को कैपिटल पनिशमेंट हो वो हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि डेटा हमें हर एक कंट्री का ये बताता है कि जहाँ पे भी कैपिटल पनिशमेंट है वहाँ पे रेप और मर्डर के इंस्टेंसेस बड़े हैं। तो उसके बारे में बिल्कुल हमें
एटलीस्ट यहाँ पे जो हैं और जो लोग सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि एक सुर में हमें बोलना है कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं चाहिए। ज़्यादातर जो हम रेप का डिस्कशन सुनते हैं और हम इतना सेंसिटिव हो जाते हैं कि हम बार बार बोलते हैं कि उसको मार देना चाहिए या लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए। ये बोलना हम भूल जा रहे हैं कि रेप जो आता है वो एक पावर से आ रहा है या तो गुस्सा से आता है, जो ओवर द पीरियड माने एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है ना। वो बचपन में चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ अगर इंसान ने फेस किया है, या पेरेंटल क्या बोलते हैं वार्मथ नहीं मिला है, या एक शुरू में उसको पोर्नोग्राफिक वीडियोस से उनका एक्सपोजर हुआ है, ये सब कारणों से एक विक्टिम का दिमाग क्या बोलते हैं उसको, ऐसा मैन्युफैक्चर होता है। तो अगर ये सारा चीज़ को हमें बदलना है तो किसी को लटका देने से या किसी को कैपिटल पनिशमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। तो बदलेगा किससे? तो बदलेगा एक सेंसिटिव समाज पैदा करने से, एक बेटे को समझाने से कि क्या उचित है क्या नहीं उचित है, और एक ऐसा सोसाइटी हम बनाएं जहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस अगेंस्ट वीमेन हो। ये तो तभी हो पाएगा जब हमारे पॉलिटिशियंस विमेन सेंसिटिव हो, हमारे पुलिस विमेन सेंसिटिव हो, जो हमें डिस्टेंट फ्यूचर लग रहा है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ उसके बारे में हम बात करेंगे। 2012 में जो एवरी डे का जो रेप का काउंट था वो 68 पर डे था, है ना। 68 लड़कियों का रेप होता था। 2016 में वो बढ़ के 107 लड़कियों का रेप हुआ का आंकड़ा आया, और आज के दिन में अगर मैं देखूँ तो 89-90 के आसपास में है। इट इज़ दैट एंड अ नंबर, है ना। अगर वो नंबर है तो इसके साथ साथ हम ये देखें कि रेप विथ मर्डर, तो रेप विथ मर्डर भी इसका आंकड़ा बहुत बड़ा है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें जो नॉर्मली रिपोर्ट नहीं किया जाता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी सिर्फ फिजिकल टच नहीं, लेकिन कोई भी नॉन वर्बल जेस्चर्स भी हो, यानी मैंने किसी ने मुझे स्टेयर किया, या कोई पीछा कर रहा है, या मुझे किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा जो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराया, ये सबको अगर लिया जाए तो एवरी थर्ड वुमन वुड बी फेसिंग दिस वायलेंस, और इवन मोर देन दैट। तो ये है हमारा समाज, और ये वो समाज है जहाँ पे कन्विक्शन रेट, आप बोलेंगे कि अगर ये रेप का केस है तो कन्विक्शन का क्या है? तो कन्विक्शन ये सारे रेप में, डोमेस्टिक वायलेंस की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ जो हर थर्ड स्त्री फेस करती है अपने घर पे, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड अदर वायलेंसेस। ये वायलेंसेस का प्रकार में जो कन्विक्शन रेट है दैट इज़ समवेयर क्लोजर टू 25 to 27%, हाँ, यानी 27% में कन्विक्शन होता है, यानी जो एब्यूज़र है उसको आइडेंटिफाई करके पनिश किया जाता है। बाकी सब केसेस में क्या, आप पेंडेंसी का रेट देखिएगा, 90% पेंडेंसी रेट है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फेडरेशन फंड, उन्होंने एक स्टडी, एक रिपोर्ट जारी किया है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2,50,000 केसेस आर स्टिल पेंडिंग, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट और 2,50,000, यानी आपको 9-10 साल लग जाएंगे ये केसेस को देखने और उसको रिजॉल्व करने में। यानी हम क्या कर रहे हैं? लॉ हैज़ बिकम अ बिग जोक, जहाँ पे किसी को सीरियसनेस नहीं है। जब हम यहाँ जो बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, यही इसका स्कोप है। इससे अलावा आउटरीच जो हम देख रहे हैं ज़्यादातर, वो आउटरीच मुझे लगता है कि वो आउटरीच नहीं है। अगर वो सही में वो आउटरीच होता तो सेक्सुअल हैरेसमेंट मानी हर दूसरी स्त्री सेक्सुअल हैरेसमेंट की विक्टिम नहीं होती, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है जो जहाँ पे हमें नज़र डालनी है और जहाँ पे मैं अपने आप को सवाल पूछती हूँ।
हम अब देखें कि सरकार का सीरियसनेस कैसे पता चलता है। सरकार का सीरियसनेस तो ये पता चलेगा कि भाई कोर्ट सही है या नहीं, सिस्टम सही में चल रहा है या नहीं, जजेस हैं या नहीं, पुलिस है या नहीं, है ना, स्ट्रीट में लाइट्स है या नहीं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम देखते हैं कि कोर्ट्स में 53% जजेस का पोस्ट वेकेंट है। हाँ, ऑब्वियसली इसीलिए इतने सारे कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग है। तो अगर ये सिर्फ जुडिशियरी, अब हम आते हैं पुलिस में। पुलिस में आपको कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर, बीच में अभी मैं सुन रही थी, बोले कि आधे से ज़्यादा पोस्ट वेकेंट है, यानी हमारे पास प्रॉपर पुलिस का सिस्टम मैकेनिज्म ही नहीं है। और हमें मालूम है कि पुलिस किसको आंसरेबल है। पुलिस लोगों के लिए नहीं है। आप और मैं, अगर हमारी गाड़ी चोरी होती है, टू व्हीलर चोरी होते हैं, 10 बार सोचते हैं कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने जाए या नहीं। वो तो इंश्योरेंस लेना है करके मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने जाती हूँ। अगर वो भी शायद नहीं कंडीशन होता तो मैं पुलिस स्टेशन में नहीं जाती। तो ये तो मेरा सिस्टम है जहाँ पे मैं रिपोर्ट करने नहीं जाना चाहती। तो अगर किसी पे रेप होता है या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो रिपोर्ट करने कैसे जाएगी। इसी वजह से ज़्यादातर यानी 90% से ज़्यादा केसेस गो अनरिपोर्टेड, रिपोर्ट ही नहीं होता है। और टोटल जो एब्यूज़ होता है उसमें से एटलीस्ट एनसीआरबी का डेटा हमें ये बताता है कि 96% ऑफ द केसेस में जाने पहचाने लोग हैं। मेरा भाई है, मेरे पड़ोसी हैं, मेरा फ्रेंड है, उन्हीं से एब्यूज़ हुआ है ना। तो मैं मेरे पहचाने लोगों के खिलाफ रिपोर्ट तो कैसे करने जाऊं, और अगर मैं जाना चाहूं तो मेरे घर वाले क्या मेरा साथ देंगे, और फिर अगर साथ दिए तो हमारे समाज में उसको कैसे देखा जाएगा। हमारे पास एग्जाम्पल से कैसे देखा जाता है ना। हमारे पास उन्नाव का एग्जाम्पल है, कैसे देखा जाता है लड़की को। हमारे पास कठुआ का एग्जाम्पल है कि क्या किया जाता है वो विक्टिम के साथ, सर्वाइवर के साथ। तो ये सारे एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि जिसने बोला, जिसने आवाज़ उठाई, उसको आइसोलेट कर देना और उसके चरित्र पर लांछन लगा देना और ये बताना कि ये चरित्रहीन है, कपड़े कम पहने थे, रात को क्या कर रही थी, बॉयफ्रेंड के साथ गए थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसलिए रेप की एक मात्र जिम्मेदार व्यक्ति सिर्फ वो ही है और कोई नहीं, है ना। तो ये समाज में आउटरेज समाओ मुझे लगता है कि ये मैन्युफैक्चर्ड है। हाँ, और लगता होगा हमारे जैसे सेंसिटिव इंसान जो हम आज बात कर रहे हैं, उसके अलावा का आउटरेज इज़ ऑल मैन्युफैक्चर्ड। ये इससे हमें पता चल रहा है। इससे हमें ये भी पता अगर ये सही में आउटरीच होता तो गवर्नमेंट एक्शन में आती। 2012 से 2024 10 साल में रेप के केसेस अगर बढ़े हैं तो एक रीज़न ये बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिपोर्ट करने आते हैं। बात सही है, एडवर्टीजमेंट होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बात होता है, हेल्पलाइन है, तो लोग रिपोर्ट करने आते हैं। तो रिपोर्ट के सामने हम पेंडेंसी रेट इज 90%। तो क्या हुआ एक्चुअली, जो रिपोर्टेड में गेन हुआ था वो पेंडेंसी में तो कुछ हो रहा नहीं है ना, दोषी को सज़ा मिल रही नहीं है। और ये वो और ऐसे जहाँ पे पावर का इतना प्रभाव है, वहाँ पे एक पावर के बाजू में रहने वाला इंसान है, उसे मालूम है कि मैं कुछ भी कर लूँ मेरा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, है ना। हमने ये केस में देखा है और हमने और भी पास्ट के बहुत सारे केसेस में देखा है कि ज़्यादातर पावर से रिलेटेड जो एब्यूज़ होता है वहाँ पे पुलिस और पूरा सिस्टम इज़ अ बिग फेलियर। और हमें वो चैलेंज करना है, हमें उस पर सवाल उठाना है। और उस पर सवाल उठाएंगे तो हमें गवर्नमेंट के सिस्टम भी देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट खुद, अगर इतने सारे केसेस बढ़े हैं, मैं बोल रही हूँ कि केसेस बढ़े हैं, पहले 68 गर्ल्स का रेप होता था, आज 90 लड़कियों का रेप होता है। तो रेप के केसेस और हैरेसमेंट के केसेस बढ़े हैं। तो और अगर लोग रास्ते पे हैं तो गवर्नमेंट शुड बी एक्टिव, राइट। तो लेकिन गवर्नमेंट कहाँ पे है वो थोड़ा देख लेते हैं। गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें हम देखें तो बजट का प्रोपोर्शन यानी विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट का बजट जो है उसका ओवर द पीरियड परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स एलोकेटेड टू विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट हैज़ डिक्लाइन।
और दिस इज़ विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, यानी मेजर शेयर गोज़ टू द चाइल्ड, ICDS एंड अदर प्रोग्राम्स, और बाकी का रहा विमेन के लिए। उसमें भी जो विमेन का शेयर है उसमें शॉर्ट स्टे होम्स एंड अदर्स, उसमें से 0.7% गोज़ ओनली फॉर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन, है ना। तो वो जो मैकेनिज्म है वो बदला नहीं है, उल्टा कम हुआ है। इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट के दिमाग में देयर इज़ ज़ीरो, क्या बोलते हैं उसको, कोई देयर इज़ नो प्रायोरिटी। गवर्नमेंट डजंट टेक इट एज अ प्रायोरिटी कि हमें कुछ करना है इसमें, है। हमें बोला जाता है कि स्ट्रीट लाइट लगा दी, सर्वेलेंस कैमरा लगा दिया, लेकिन ये सब लगाने से उल्टा मोबिलिटी ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग इम्पैक्टेड रादर देन चेकिंग ऑन द क्राइम। क्रिमिनल्स को तो आज भी मालूम है कि वो कैमरा को साइडलाइन करके कैसे अब्यूज़ होता है। हमारे आज ही अभी ही हम बात कर रहे थे कि एक हाउसिंग कॉलोनी में ज़ोमैटो से एक इंसान ने डिलीवर करने आया अपना खाना, एंड देन ही फ्लैश्ड, उसने एब्यूज़ किया लड़की को जिसने ऑर्डर मंगवाया था। इन्होंने ज़ोमैटो में कंप्लेन किया और ज़ोमैटो ने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो इन्होंने पुलिस कंप्लेन किया। और उसके बाद बहुत टाइम बाद ज़ोमैटो ने एक लाइन में ट्वीट किया है कि उस इंसान को हमने निकाल दिया। क्या निकाल देने से एब्यूज़ ख़त्म हो जाता है ना। तो ये सिर्फ ज़ोमैटो का केस मैंने आपको सिर्फ बताया, लेकिन ये जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है वहाँ पे नॉर्मली हम उसको अपने आप से अलग कर लेते हैं। एक एग्जांपल सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का मैं देना चाहती हूँ कि जहाँ यानी वर्क प्लेस पे जहाँ पे 10 और 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे इंटरनल कमिटी का रचना होता है, यानी स्कूल्स, कॉलेजेस, हम सबकी ऑफिसेस, जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड ऑफिसेस जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसमें वायलेंस अगर होता है और कई लड़कियाँ, क्योंकि सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हुआ और सपोज़ कोई लड़के ने कंप्लेंट किया, तो 2 प्रकार का ट्रेंड देखने को मिला। एक ट्रेंड वो है कि जहाँ पे किसी ने माने हायरार्की में कोई नीचे का बंदा ने अब्यूज़ किया है, तो उनको वो निकाल फेंकते हैं, हाँ, वो नौकरी से हाथ धोता है अगर अब्यूज़ में पकड़ा गया है, या सपोज़ लगा है मैनेजमेंट को कि ही इज़ एन अब्यूज़र, उसको निकाल देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो CEO है कंपनी का, जो हमने पेपर में बीच में पढ़ा था कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का बॉस, उसमें एक्चुअली वो कंपनी में मैं एज अ थर्ड पार्टी मेंबर थी। बहुत बार उनको बोला गया, 2 साल पहले कोविड के समय में बोला गया, तो मुझे बोला गया था कि आपको वॉटेवर बहुत सारे कैरेट्स बताए गए थे कि आपको हम फैमिली को वेकेशन देंगे, इम्यूनिटी बूस्टर्स देंगे और पता नहीं कोविड के शॉट्स देंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन आपको CEO को आपको देखना है कि फेवरेबल आप जजमेंट दें, क्योंकि CEO इज़ एन एसेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको आप एसेट की तरह लेते हैं, है ना। तो बात यह है कि अगर ऐसा समाज है जहाँ पे एक तो बड़ी मुश्किल से लड़कियाँ आफ्टर लॉट ऑफ प्रेशर सेंसिटाइजेशन वो रिपोर्ट करने आती हैं, उसको भी अगर डिस्करेज कर दिया जाए तो कौन आएगी, एक ये सवाल। और अगर वो आई है, सपोज़ किसी लड़की ने, मेरा तो ये भी एग्जांपल है कि कोई लड़की अगर कंप्लेंट करने आती है तो क्या लोग साथ देते हैं उसका? तो आज भी इवन लड़कियां जो उसकी सहकर्मियां हैं, विमेन एम्प्लॉयज़, वो भी उसका साथ नहीं देते, क्योंकि हर एक को इनकम, अपना सोर्स ऑफ इनकम का पड़ा है, तो नोबडी कम्स इन सपोर्ट ऑफ दिस विमेन। उल्टा उसको ट्रबल मेकर की तरह देखा जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं, एक कॉरपोरेट कंपनी जहाँ पे मैं मेंबर हूँ, वहाँ पे वो लड़कियाँ मेरी ऑफिस जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे आई थी अपना केस का बयान करने। तो मैंने बोला कि वाई डोंट यू गिव मी इन राइटिंग। हमेशा रिटर्न कंप्लेंट को ही कंप्लेंट की तरह लिया जाता है। तो बोले कि नहीं मैडम, हम अगर कंप्लेंट करेंगे तो फिर, क्योंकि हम अभी इंटर्न है, तो हम जहाँ पे भी नौकरी करने जाएंगे, हमारा ये जो पास्ट है दैट विल, वो हमसे पहले वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, है ना। तो अगर हमने कंप्लेन किया तो हमें नौकरी पे रखेगा कौन? और ये सब वो लड़कियां हैं जिन्होंने MBBS की डिग्री ली है, ये क्लिनिकल रिसर्च लेबोरेटरी
में काम करने वाले इंटर्न्स की मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने ये भी बोला कि पढ़ी लिखी लड़कियां आगे नहीं आएंगी तो कौन आएगा एंड सो ऑन। मुझे लगा कि मेरी जो बातें हैं वो एक हॉलो बात है, उन तक नहीं पहुंच रही है, या शायद मैं उनसे इतनी डिस्टेंस में बैठ के बात कर रही हूँ कि मैं उससे कुछ ज़्यादा आशा रख रही हूँ, है ना। तो उनको शायद ये करना है कि अपना टेन्योर ख़त्म करें और वो ये सब एक बुरा हादसा मान के आगे बढ़े, जिसको शायद मैं भी जब छोटी थी तो बुरा हादसा मान के मैं रास्ता क्रॉस कर लेती थी। तो ये माने हम ऐसे समाज में जी रहे हैं। अब अगर हम ऐसे समाज में जी रहे हैं और रेप और वायलेंस को इतना नॉर्मलाइज किया हुआ है, तो हम सिस्टम से सवाल कैसे पूछेंगे? हम कोई एमएलए की सीट पे या एमपी के लिए जो लड़ रहा है, वो अगर हमारे पास अपना वोट मांगने आता है तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि हमारे रास्ते को तू सेव करके दे, हमको स्ट्रीट लाइट बाद में देना, मेरा घर तो सेव कर, कैसे बोले हम उसको, है ना। तो ये वो समाज है। तो अब ये समाज में भी माने निर्भया के बाद यही समाज ने बहुत प्रेशर लाया, तो सरकार ने बोला कि ठीक है, आपको निर्भया फंड नाम का एक फंड दिया जाता है, वो हर स्टेट को एलोकेट किया जाता है और ये डिमांड ड्रिवन फंड होगा। तो हम जैसे जो रिसर्चर्स हैं वो डिमांड ड्रिवन से हम थोड़े बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि नीचे से डिमांड आएगा, हमको पैसा मिलेगा और हम उसको यूज़ करेंगे। होता क्या है कि हर डिपार्टमेंट देता है और निर्भया फंड में 2012 से फंड दिया गया था। अब निर्भया फंड के बारे में हम थोड़ा देखें तो इसका निर्भया फंड ओवर द पीरियड यानी 2014 से 2022 तक का डेटा हम अगर देखें तो हम देखते हैं कि उसमें कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा पैसा ले रहा है, हाँ, किस डिपार्टमेंट को एलोकेट पैसा निर्भया फंड से ले रहा है। निर्भया फंड का सबसे माने निर्भया फंड को लाने का और जिसकी जिम्मेदारी है वो है विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये दो के डिपार्टमेंट से निर्भया फंड लाया गया है और हर डिपार्टमेंट अपना अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करती है और एक कमिटी को भेजती है और उनके प्रोग्राम्स के क्या बोलते हैं वो सही है या नहीं उसके आधार पे फंड स्टेट को रिलीज़ किया जाता है। तो लेकिन हम अगर निर्भया फंड का एलोकेशन डिपार्टमेंट वाइज देखें तो हम ये देखते हैं कि 45% से ज़्यादा फंड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम को, हाँ, और आपको प्रॉपर 24 के आसपास का फंड मिला है। 24% ऑफ द फंड, टोटल फंड मिला है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए, और बाकी का जो है 12% वो है विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट को, फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट को, अर्बन अफेयर्स को एंड सो ऑन। जो डिपार्टमेंट फंड को मैनेज कर रही है वो उसको कैसे इतना कम फंड, है ना, वो क्यों इतने कम फंड का प्रोग्राम डिज़ाइन करती है। विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में हेल्पलाइन होता है, क्राइसिस सेंटर्स होते हैं और बहुत सारे इमीडिएट रिलीफ सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम्स, शॉर्ट स्टे होम्स बनाना, उसको चलाना, ये सारे सेंसिटाइज लोगों को जा के सेंसिटाइज करना, ये सारा काम जो मेरा और आपका है वो डिपार्टमेंट का भी है। तो वो 12% आउट ऑफ टोटल बजट, सिर्फ 12%, ऐसा कैसे? तो मैं उसका हेडिंग देख रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम में अगर उसका टोटल एलोकेशन है 4,225 crores, उसमें से 2,915 crores is allocated for 8 smart cities। हाँ, तो आप स्मार्ट सिटीज़ में 50% से ज़्यादा पैसा दे रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप कैमरा के लिए, आप सेफ ट्रांसपोर्ट के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट व्हाट अबाउट सेंसिटाइजेशन? कौन देखेगा सिक्योरिटी, कौन देखेगा सेफ्टी, कौन देखेगा पुलिस है या नहीं, कौन देखेगा जुडिशरी सही में माने फास्ट ट्रैक कोर्ट चलेगा या नहीं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सिस्टम में मुझे तो कहीं पे भी प्रायोरिटी एरिया है
सरकार का वो नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर दिखता तो इसका उल्टा होता। तो एक ऑक्सफैम का एक रिपोर्ट है 2020-21 का, उन्होंने बोला है कि अगर मान लेते हैं कि जो एब्यूज़ हो रहा है उससे 60% माने 60% से ज़्यादा महिलाएं सपोज रिपोर्ट करने जाती हैं तो क्या होगा। हाँ, तो ऑब्वियसली ये सारे मैकेनिज्म्स को उनको बढ़ाना पड़ेगा, उनको कोर्ट ज़्यादा लाने पड़ेंगे, पुलिस सिस्टम ज़्यादा लाना पड़ेगा, शॉर्ट स्टे होम ज़्यादा बनाने पड़ेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट को 50 और 55% से ज़्यादा फंड की आवश्यकता होगी। फिर होगी जस्टिस को, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को, और थर्ड होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम को। तो ये है तब जब हम में से कोई अगर एब्यूज़ फेस किए हैं तो हम जाके रिपोर्ट करें। तो माने एक आइडियल अगर सिनेरियो है तो हमें बेसिक ये सिस्टम चाहिए। तो हम तो कितने दूर हैं हकीकत में। और मैं आंकड़ा देख रही थी कि अगर हमारे पास ये अगर बजट है तो फीमेल पॉपुलेशन जो हमारी है उसको पर हेड कितना पैसा एलोकेट हुआ है अंडर सेफ्टी सिक्योरिटी निर्भया फंड। तो निर्भया फंड में से एवरी विमेन आप सभी को 31 के आसपास 32 रुपीज़ दिया गया है सेफ्टी के नाम पे। हाँ, और अगर वायलेंस अफेक्टेड है, मैंने रिपोर्ट किया है और मुझे इस फंड से अगर देखा जाए, मैंने टोटल रिपोर्टेड केसेस डिवाइडेड बाय निर्भया फंड एलोकेटेड, हाँ, वो अगर देश का देखा जाए तो 102 रुपये मुझे मिलता है फॉर माई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये क्या है ना, ये हम क्यों, ये क्या मजाक है। ये सवाल सिस्टम को पूछना ज़रूरी है। और ये ना सिर्फ प्रोटेस्ट से नहीं होगा, ये लोगों का एक एटीट्यूड को कैसे चेंज करें उससे होगा कि हम मंदिर मस्जिद के अलावा हमारे पास हकीकत में ये मेन मुद्दा है जिस पे हमें काम करना है, जिसको हमें डिमांड करना है, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे हैं। हम उसका उल्टा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज 51% ऑफ ऑल पॉलिटिशियंस जो मुझे रिप्रेजेंट करता है वो पार्लियामेंट में जाके बैठा है, जिसके विरुद्ध क्राइम अगेंस्ट विमेन के केसेस लॉन्च्ड हैं। तो ये सिस्टम में मैं कैसे आशा रखूं कि वो इंसान लॉ बनाएगा, वो भी मेरे प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन तो मैं बोल रही नहीं हूँ, मेरे सेफ्टी के लिए। कैसे जो क्रिमिनल है वो मेरे लिए लॉ क्यों बनाएगा, और ऐसा तो कैसा लॉ बनाएगा कि मैं सेफ रहूं। ऑब्वियसली वो नहीं बनाएगा, और जो बनाएगा वो वाइट वॉश है, वाइट वॉश के अलावा और कुछ नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है, तो कोई लोग बोल रहे थे कि हम हमारे कराटे सिखा देते हैं लड़कियों को। और वो जब निर्भया फंड में देख रही थी तो निर्भया फंड में भी एक है कि आप क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ ग्रूमिंग एंड एक्सरसाइज, सेल्फ डिफेंस के नाम पे फंड एलोकेटेड है। अगर कराटे इज सो वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्सरसाइज, नो डाउट इट इज इम्पॉर्टेंट, बट अगर कराटे इतना इम्पॉर्टेंट है तो मेरी रेसलर बहन जो ओलंपिक तक पहुंची है उसको रास्ते पे नहीं बैठना पड़ता है ना, तो उसको न्याय मिल के रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पावरफुल इंसान अभी भी जिसके विरुद्ध उसको कंप्लेन है वो अभी भी पावर में बैठा हुआ है। तो ये कुछ और है, ये पावर और पावर से डिराइव्ड जो जिसके आजू बाजू में लोग बैठे हैं उसको हिलाने की ज़रूरत है। और वो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें तो ये बोल रहा है कि एक पत्थर थोड़ा उस डायरेक्शन में फेंका जाए, नहीं कि पत्थर एज एन ऑब्जेक्ट बट एज ए स्पिरिट, उनको बोला जाए कि ऐसे क्रिमिनल्स जो हैं आप अपनी सीट से उतरे, तभी कुछ हो पाएगा। हम एज ए सिटीज़न क्या कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली मैं जब किसी को इलेक्ट करती हूँ तो मैं मेरे कैंडिडेट को तो मैं देख पाऊंगी ना। मैं अगर देख पाती हूँ कि क्या देख पाती हूँ, सेल कहाँ पे है, कौन सा मूवी लगा है, या किसी हीरोइन ने क्या बोला, तो मैं पक्का ये भी देख पाऊंगी कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट में कितने क्राइम्स हैं।
इतना तो मेरा मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर ये भी ना करूं तो घर पे कपड़े ऊपर से नीचे पहन के मुझे रहना है, इससे ज़्यादा मेरी और कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी, है ना। और ये भी अगर मैं करूं तो क्या ऊपर से नीचे कपड़े पहन के रखूं तो मेरा रेप ना हो? ऐसा तो हमें हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ का एग्जांपल अगर लिया जाए तो डेटा तो हमें कुछ और बताता है। डेटा हमें ये बताता है कि सोसाइटी जितनी बंद है, इतनी रिप्रेसिव है, उतने ही ये चांसेस ऑफ रेप बढ़ते हैं, लेकिन लोग रिपोर्ट नहीं करने आते हैं। आज राजस्थान एमपी में नंबर ऑफ रेप केसेस, जहाँ पे औरतें ज़्यादा निकलती नहीं हैं, ऊपर से नीचे ढकी हुई रहती है और पर्दा सिस्टम आज भी वहीं पे है, वहाँ पे क्योंकि रेप के केसेस अनरिपोर्टेड ज़्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ रेप कम है। और केरला में क्योंकि दे आर ऑल अवेयर, रेप का केसेस का रिपोर्ट करती हैं, इसलिए वहाँ पे आपको इंसिडेंट्स ऑफ रेप और हैरेसमेंट आपको देखा जाता है ना। तो ये एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में मैंने इसको रखा है। और सवाल ये है कि कैसे दूर किया जाए। मैंने आपको बोला कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को तो सबसे पहले सवाल पूछने का दरकार है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना है कि हम कैसे सवाल एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं कि ऐसे लोग आए ही ना, हमको रिप्रेजेंट करें ही ना। हम क्यों एक रेप विक्टिम के साथ खड़े नहीं रहते हैं? इवन इन माय वर्क स्पेस जहाँ पे मैं काम करती हूँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट इज़ ओन क्या बोलते हैं, इंटरनल कमिटी, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक मैकेनिज्म है, दैट इज़ ऑन पेपर, है ना। जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे भी कौन सी यूनिवर्सिटियों से, इतनी कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे वेबसाइट पे इंटरनल कमिटी के मेंबर्स का नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। ऑब्वियसली अगर हम उनके प्रिंसिपल को बोले या वीसी को बोले तो बोले कि नहीं मैडम, इससे तो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। यानी ये सबको प्रॉब्लम बढ़ाने का एक शायद वो डर से ये सारे क्या बोलते हैं, ये सारे जो नियम हैं उनको सिर्फ पेपर पे फॉलो किया जाता है, नहीं कि स्पिरिट पे। तो जब तक इसको स्पिरिट पे ना फॉलो करें, जब तक हम खुद डिमांड ना करें, जब तक मैकेनिज्म स्ट्रांग ना हो, तब तक वायलेंस के केसेस में होते रहेंगे। और उसमें एक चीज़ मैं बोल दूं कि पॉक्सो के बारे में अभी नहीं बोला है कि पॉक्सो में ज़्यादातर जो केसेस आए हैं और ज़्यादातर केसेस जो रिपोर्टेड होते हैं और जिस पे कन्विक्शन तक पहुँचे हैं, उसमें ज़्यादातर केसेस में लव अफेयर्स का रिलेशन है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंसेंट एंड रेप। तो वो बात हम सोसाइटी तक कैसे पहुंचाएं? वो समाज जो आज भी लड़कियों को अपना साथी पसंद करने के लिए पॉक्सो का केस दर्ज कराता है, वहाँ पे मैं या हम कंसेंट की बात तो कैसे लेके जाए, है ना। कि हम कैसे बोले कि जैसा भी है लड़का मुझे पसंद है, वो मैं कैसे बताऊं? और मैं बताऊं तो मैं कोई भी रिलीजन के, कोई भी कास्ट का लड़का पसंद कर सकती हूँ? ये एक हमारे समाज में मुझे जवाब में ना मिलता है ना। अच्छी लड़कियाँ ये सब नहीं करती। तो अगर अच्छी लड़कियाँ ये सब नहीं करती, वो जब तक नहीं जाएगा तब तक हम ज़्यादा आशा इस समाज से नहीं रखें। Yeah, I'll stop here and yeah, Meenakshi. Thank you.